हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का साइंस का चैप्टर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही कह सकते हैं थोड़ा स्पेस वाली चीज़ें हैं, स्पेस यानी कि ब्रह्मांड वाली चीज़ें हैं। इसमें हम जानेंगे कि हम किससे बने हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ हमारे आसपास है, जो भी चीज़ें, चाहे मोबाइल फ़ोन, कुर्सी, चेयर, बेड, बिस्किट, चाय वगैरह, जो भी आपको चीज़ दिखाई दे रहा होगा वो सब किससे बना होगा? एटम्स और मॉलिक्यूल्स से। जो भी चीज़ हम जिससे बने हैं वो भी एटम्स से मॉलिक्यूल्स बने हैं। आप जिस पे बैठ के पढ़ रहे हैं, बेड हो, चाहे टेबल हो, चाहे चेयर हो, चाहे स्टडी टेबल हो, जो भी चीज़ें बनी है दुनिया में या ब्रह्मांड में, वो किससे बनी है? एटम से और मॉलिक्यूल से। ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है और ये मेरा फेवरेट चैप्टर भी है क्योंकि बहुत मज़ा आता है पढ़ने में इसको, ठीक है। तो एटम्स को हिंदी में कहते हैं परमाणु। परमाणु बम नहीं होता है जो बहुत बड़ा धमाका होता है ना, वो भी इसी से बनता है, एटम से ही। तो एटम्स को कहते हैं परमाणु और सबसे छोटा माना जाता है आपके लेवल पे। दूसरा आता है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये एटम से थोड़ा बड़े होते हैं। जैसे इस स्कूल में चौक वगैरह होता है, ठीक है, तो चौक वगैरह जब बोर्ड पे लिखते हैं तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स गिरते रहते हैं सफ़ेद कलर के, बहुत छोटे छोटे होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। और क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं? धूल। जब धूल उड़ता है ना तो धूल के छोटे छोटे कण आते हैं आपके ऊपर या कहीं भी, उसको भी बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो चैप्टर में हम इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। अब आते हैं चैप्टर पे। कह रहा है बहुत पहले यानी कि प्राचीन भारत में या प्राचीन भारत के लोग, और कौन से लोग? ग्रीस के लोग, यानी कि जहाँ ग्रीस कंट्री है वहाँ के जो कुछ साइंटिस्ट थे, कह सकते हैं कुछ फिलोसफर्स थे, वो सोचते थे कि जो मैटर है, जो हमारे आसपास चीज़ें देख रही हैं, क्या इसके अंदर और छोटी हो सकती है? मतलब इसको तोड़ा जाए। जिससे मान लेते हैं ये पेन है, अगर इस पेन को हम तोड़ते हैं तो क्या ये और छोटा होगा? एकदम छोटा होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक माचिस की तिल्ली लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। जैसे मान लेते हैं माचिस की तिल्ली है, ठीक है, और ये क्या है? मैटर है, क्योंकि इस कोई भी चीज़ फॉस्फोरस वगैरह से बना हुआ, लकड़ी वगैरह से बना हुआ है। तो साइंटिस्ट सोचते थे क्या अगर इस माचिस को, तिल्ली को, या किसी भी चीज़ को, दुनिया में किसी भी चीज़ को अगर दो हिस्सों में तोड़ा जाए तो क्या टूटेगा? एकदम टूटेगा। देखिए दो हिस्सों में हो गया। अब जो ये दो हिस्सा हुआ है इसको भी हम क्या और छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं? एकदम तोड़ सकते हैं। तो वो लोग तोड़ते गए और छोटे से छोटे हिस्सों में क्या करते लगे? तोड़ते गए। एक टाइम ऐसा आया जब तोड़ना क्या हुआ था? इम्पॉसिबल हो गया था, यानी कि अब उसको हम नहीं तोड़ सकते थे, इतना छोटा छोटा हो गया था। तो अब हाथों से तोड़ नहीं सकते थे, लेकिन कुछ मशीन होती हैं जो उनको भी तोड़ सकती हैं। तो उन लोगों ने सोचा आखिर ये कब तक टूटता रहेगा, यानी कब तक ये अपने आप को डिविजिबल करता रहेगा, कब तक अपने आप को तोड़ता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब ये अपने आप को तोड़ नहीं पाएगा। वो समय कौन सा होगा? उसी से को हम बोलेंगे एटम्स, यानी कि इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा, एटम्स के लेवल पे हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको तोड़ा नहीं जा सकता। उसी को बोलते हैं एटम्स। एटम्स हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, हद से ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़े होते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो दिखाई दे देंगे, लेकिन एटम्स को हम नहीं देख सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, हद से ज़्यादा छोटे होते हैं। और दुनिया में चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे पेन हो, चाहे ब्रह्मांड हो, चाहे प्लानट हो, चाहे सूरज हो, चाहे हर एक चीज़ जिससे बना हो, किससे बना होगा? एटम और मॉलिक्यूल से। हम किससे बने हैं? एटम और मॉलिक्यूल से। ये पेन किससे बना है? एटम मॉलिक्यूल से, ठीक है। दुनिया में हर एक चीज़, जो भी चीज़ है, वो सब किससे बनी हुई है? एटम्स और मॉलिक्यूल से, ठीक है। एटम्स को हिंदी में बोलते हैं परमाणु और मॉलिक्यूल से बोलते हैं कण, ठीक है। अब आओ अगले टॉपिक पे। इसके बाद हमारी पहली टॉपिक आती है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि जो भी केमिकल होता है, यानी कि जो भी चीज़ बना हुआ होता है वो किस किस कॉम्बिनेशन से बना होता है। जैसे मान लेते हैं पेन है, ठीक है ना, ये पेन किससे किससे बना होगा? सबसे पहले तो इस प्लास्टिक को क्या किया होगा, मतलब इसमें इसको इस आकार का बनाया होगा, प्लास्टिक ही तो है ये। प्लास्टिक को पहले क्या किया होगा? उसको हीट करके पिघलाया गया होगा और इस आकार का बनाया गया होगा, ठीक है। इस आकार का बनाने के बाद इसमें लाल कलर का जो है रंग डाला गया होगा ताकि ये पेन लिया और लाल हो जाए, ठीक है। इस तरीके से इसमें कई सारी चीज़ें हैं, प्लास्टिक है, रंग है, पता नहीं क्या क्या इसमें मिली हुई हैं। तो उसी को देखते हैं लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि दुनिया में कोई भी मास हो, ठीक है, ना ही उसको बर्बाद कर सकते हैं, ना ही उसको बनाया जा सकता है। वो बस क्या होगा? एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यही फॉर्म होता है एनर्जी का भी, ठीक है। जो एनर्जी होती है जिसकी वजह से हमको एनर्जी मिलती है, नहीं होता है कहते हैं हमका एनर्जी नहीं है अंदर, अब काम करने का स्टेमिना नहीं है, तो क्या होता है? एनर्जी होता है जो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो मास और एनर्जी जब भी कहेगा कंजर्वेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका मतलब यही होगा कि मास और एनर्जी को कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, और बस क्या होता है? किसी और फॉर्म में, किसी और दूसरे तरीके में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और अच्छे से अभी देखेंगे तो एग्जाम में हर साल यही चीज़ आता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, या पूछ लेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी शायद आपके चैप्टर में नहीं दिया, वो दिया होगा 10th में, ठीक है। 9th में आपका मास दिया है।
तो मास में मैंने बताया ना कि मास को कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, बस उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है, डिफिनीसन बन जाएगा अंग्रेजी में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, जो नियम है, वो यही कहता है, स्टेट मतलब बताता है कि क्या बताता है, मास को कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको बनाया नहीं जा सकता, और ना ही नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, जो भी हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं ना, केमिकल ये डोला एक केमिकल दूसरा ए है, दूसरा केमिकल बी है, जब दूसरे को मिलाएंगे तो जो मास होगा वो मास वही रहेगा, बस किसी और फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि मास को कभी भी ना क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। जैसे जो इंसान की बॉडी होती है, जब वो मर जाता है तो एक मास ही रहता है, लेकिन अभी तो किस बॉडी में है, अभी इंसानों की बॉडी में, लेकिन जब उसको जला देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, राख में कन्वर्ट होता है, तो भी तो एक तरह का मास है जो ज़मीन में जाके मिल जाता है। तो वही कह रहा है कि मास को कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस वो क्या करता है, एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप हमेशा पढ़ेंगे, अभी 9th में पढ़ेंगे, 10th में भी आएगा, 11th में भी आएगा, 12th में आएगा, और चारों क्लास में यही बताएगा आपको कि मास को और एनर्जी को ना ही कभी क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, बस वो क्या कर सकता है, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी। अब आता है दूसरा लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि क्या होता है, देखो जो शब्द है ना प्रोपोर्शन, इसका मतलब होता है मात्रा। मात्रा यानी कि अरे वो मतलब चीनी वाला मात्रा के नहीं पूछते हैं घर में कि चाय में कितनी चीनी पड़ेगी, ठीक है, तो मात्रा कितना पड़ेगा, तो वही कह रहा है कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। देखो कह रहा है दुनिया में जो भी चीज़ है वो एक एलिमेंट से तो बनी हुई नहीं है, यानी कि मैक्सिमम चीज़ें क्या हुई हैं, 2 या 2 से अधिक चीज़ों से बनी हुई है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि दुनिया में जो भी चीज़ें, जो भी एलिमेंट हैं वो किससे बने हुए हैं, कंपोज मतलब होता है बना हुआ, किससे बना हुआ है, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है, उसी को कहते हैं प्रोपोर्शन। अब किस प्रोपोर्शन में बना हुआ है, जैसे एग्जांपल लेते हैं H2O का। H2O किसे कहते हैं, पानी को बोलते हैं, वाटर को बोलते हैं, वाटर को नाम बोलते हैं। अब देखो कह रहा है जो पानी को देख लो, एग्जांपल है जो हम डेली पीते हैं, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, उसको ही देखेंगे तो इसमें भी प्रोपोर्शन है। उस पानी में क्या है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, यानी कि इसमें एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, यानी कि दोनों क्या है, आपस में प्रोपोर्शन है, और संख्या किसकी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। तो उसी को कह रहा है कि ये लॉ किसका है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, यानी कि दुनिया में जो भी चीज़ है वो किसी न किसी चीज़ से बनी हुई है। हम किससे बनी हुई हैं, हम कई चीज़ों से, हमारे अंदर हड्डी है, मांस है, मसल है, ब्लड है, प्लेटलेट्स हैं, आँखें हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम तो कई सारे, हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स से बने हुए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों से बने हुए हैं। तो यही कह रहा है कि दुनिया में जो भी मैटर है या जो भी चीज़ें बनी हुई हैं उसमें 2 या 2 से अधिक क्या है, एलिमेंट पाई जाती हैं, अलग अलग प्रोपोर्शन में, अलग अलग मात्रा में। जैसे कि वाटर हो गया, और एग्जांपल दिया यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है। एक और एग्जांपल दिया, हाइड्रोजन का मैंने दे दिया है वाटर वाला। एक और है, कह रहा है एक अमोनिया आता है। अमोनिया आपने सुना होगा नाम, भी खेतों में फर्टिलाइजर का काम करता है, यानी कि खेतों में जब क्या बोलते हैं दवा ववा पड़ता है तो उसमें अमोनिया होता है। तो अमोनिया में भी क्या होता है, एक रेशियो होता है किसका, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। कितना कितना होता है, नाइट्रोजन होता है 14 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन होता है 3 मॉलिक्यूल बाई मास से, यानी कि अगर ग्राम से देखें तो 14 ग्राम क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और 3 ग्राम क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। और एक किस में देख लेंगे, किलो में देख लेंगे, उसका मिक्सर बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे दूध और पानी जब मिलाते हैं ना तो उसमें भी क्या होता है, मिक्सर होता है। तो उसमें भी कह सकते हैं जो दूध है और पानी है, जो दूध वाले बेचते हैं वो पानी मिला के बेचते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 1 लीटर पानी में 100 ml का है, पानी भी है। तो क्या एक तरह का प्रोपोर्शन हो जाएगा, एक तरह का मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताना चाह रहा है आपको कि दुनिया में जो भी चीज़ है वो 2 या 2 से अधिक चीज़ों से बनी हुई है, चाहे कुछ भी हो, चाहे पानी हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, 2 या 2 से अधिक चीज़ों से बनी हुई है। इसके बाद आते हैं एक साइंटिस्ट का क्या नाम है, डाल्टन बाबा। क्या नाम है, डाल्टन बाबा। ठीक है, डाल्टन मतलब डाल्टन, जॉन डाल्टन नाम है इनका। इस तरीके से याद करेंगे तो याद रहेगा। तो ये जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उस समय में लोगों को पता नहीं था कि सबसे छोटा क्या है, एटम होता है। अभी तो हम लोग को पता है, अभी क्लास 6 में तभी हमको पता चल जाता है कि सबसे छोटा क्या है, एटम है। ठीक है, तो ये जो डाल्टन बाबा थे उस समय के जो लोग थे, काफ़ी पुरानी बात है। ठीक है, लगभग 1793 की अब बात है। ठीक, 1793 यानी कि 1793, यानी कि आज से लगभग 250 साल पहले की बात है। तो उस समय में लोगों को पता नहीं था कि सबसे छोटा क्या है चीज़ है, एटम है। तो डाल्टन बाबा ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट को क्या किया, मैटर को, जो भी चीज़ें हैं उसको डिवाइड कर रहे थे, करते गए, और एक टाइम ऐसा आया जब वो क्या हो रहा था, डिवाइड नहीं हो रहा था, यानी कि अपने आप को और छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ रहा था। तो उन्होंने कहा, एक नया शब्द दिया, नाम एटम्स। तो वही लिखा है यहाँ पर, ही टुक द नेम एटम्स
यानी कि उन्होंने नाम लिया एटम्स का। एटम्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो और ज़्यादा डिविजिबिलिटी को नहीं फॉलो कर सकती, यानी कि अपने आप को और ज़्यादा पार्ट में हिस्सों में नहीं तोड़ सकती, बस उसी को क्या बोलते हैं हम, एटम बोलते हैं। ठीक है। हिज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इनका जो थ्योरी था, उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पे बेस्ड था, केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड था। ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड आर एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जो इनका थ्योरी आया था एटम्स को लेकर, ठीक है, जो भी आया था वो बताता है कि किस तरीके से जो मास है वो क्या कंजर्व रहता है। कंजर्व यानी कि कभी ख़त्म नहीं होता है और डिफिनिट प्रोपोर्शन में रहता है, बस क्या होता है किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी बताते हैं कि जो मास है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। उसको हम क्या कर सकते हैं, ना ही बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है। तो उन्होंने भी यही कहा था डाल्टन बाबा ने। एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ सकता है कि एटम का जो वर्ड है वो पहली बार किसने दिया था, तो डाल्टन बाबा ने दिया था, यानी कि जॉन डाल्टन ने दिया था। कब, 1793 में जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब। ठीक है। अब देखो इनके कुछ पॉस्टुलेट, इनके कुछ लाइन है एग्जाम में आते रहते हैं, तो ध्यान से बस सुनिएगा। ठीक है, पता चल जाएगा। देखो ये कहते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ बस थोड़ा क्लियर कर ले, हो गया। देखो ये कहते, अभी मैंने बताया कि इन्होंने पहली बार क्या नाम दिया था, एटम्स का नाम दिया था। तो इनका थ्योरी का नाम ही पड़ गया क्या, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटम थ्योरी। क्या नाम पड़ गया, डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, यानी कि एटम्स को लेकर थ्योरी क्या था देखते हैं। ये कहते हैं कि जो भी मैटर है दुनिया में, जो भी मैटर है, ऑल मैटर सब किससे बने हुए हैं, एलिमेंट से बने हुए हैं या कंपाउंड से मिल के बने हुए हैं, यानी कि उनके अंदर क्या है, मिक्सचर है। जैसे अभी मैंने देखा पानी का, पानी में क्या था, हाइड्रोजन भी था और ऑक्सीजन भी था। हमारे अंदर भी क्या है, ब्लड है, हड्डी है और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो इनका मानना सही था कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो एक तरह का मिक्सचर हैं, दो या दो से अधिक पार्टिकल्स से बनी हुई हैं, जो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है। उन्हीं को ये क्या बोले, एटम्स बोले, कि ऐसे पार्टिकल्स हैं जो बहुत ही छोटे लेवल पे हैं और हर एक चीज़ों में पाई जाती हैं। जाहिर सी बात है, एटम हर चीज़ के अंदर होता है, चाहे पेन हो, चाहे कॉपी हो, चाहे किताब हो, चाहे पेन हो, पेड़ हो या पेन वगैरह हो गया या कोई भी चीज़ हो गया। ठीक है। उस सब में क्या पाया जाता है, एटम्स पाए जाते हैं। हमारे अंदर भी एटम्स हैं, पृथ्वी के अंदर भी एटम्स हैं। दुनिया में जो भी चीज़ बनी हुई है वो सब किससे हैं, एटम से बनी हुई है। तो यही ये बताते हैं। अब इनके कुछ पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट्स हैं, कहते हैं, इनका पहला पॉइंट थ्योरी कहता है ऑल मैटर्स इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितने भी दुनिया में चीज़ें बनी हुई हैं, ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं, दुनिया में नहीं ब्रह्मांड में जितनी चीज़ें हैं वो सब किससे बनी हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई हैं, जिनको हम एटम्स कहते हैं। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, केमिकल रिएक्शन में। अगर कोई रिएक्शन होता है तो उसमें भी एटम्स होता है। बारिश जो होता है ना, बारिश, उसमें भी एटम होता है। मैं बोल रहा हूँ ना, दुनिया में ब्रह्मांड में जो भी चीज़ बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, एटम से बनी हुई है। तो ये भी ये वही कहते हैं। तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं बना के भी, अगर आपको पता चल गया तो, समझ गए तो, कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किससे बनी हुई हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई हैं, जिसको हम एटम्स कहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये बताते हैं अपने थ्योरी में, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वही केमिकल वाला जो लॉ था मास का, ये कहते हैं अपने थ्योरी में कि एटम्स को और ज़्यादा छोटे हिस्सों में हम नहीं तोड़ सकते। वो आखिरी हिस्सा होता है जिनको हम तोड़ सकते हैं। उसके बाद जब एटम्स लेवल पे आप पहुंच जाएंगे तो एटम्स को या चीज़ों को और छोटे मात्रा में नहीं तोड़ सकते। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि एटम्स को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, यानी कि ना ही उसको बनाया जा सकता है, और ना ही डिस्ट्रॉय या ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो अभी हमने वही पढ़ के आया है, तो जो पढ़े हैं बस वही बता रहे हैं, थोड़ा सा अलग अपने तरीके से बता रहे हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बताते हैं, कहते हैं एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। यानी कि जो एटम्स हैं वो ज़्यादातर क्या है, एक ही तरीके के होते हैं एलिमेंट में। जैसे मान लेते हैं आयरन है, आयरन यानी कि लोहा है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ना, वो सिर्फ आयरन के ही एलिमेंट्स होंगे या एटम्स होंगे। जैसे मान लेते हैं गोल्ड है, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं गोल्ड से, यानी कि सोना। अब सोने के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ना, जिससे वो बना होगा, सोना किससे बना है, एटम से बना है। तो सोने के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, गोल्ड होंगे। तो यही कहना चाह रहा है कि जो भी चीज़ बनी हुई होती है वो आइडेंटिकल एटम से बनी होती है, यानी कि एक जैसे एटम से बने होते हैं। जैसे ये पेन है, अब पेन के अंदर जो एटम्स होंगे ना वो सारे के सारे एक जैसे होंगे, तभी तो ये पेन बना हुआ है। अलग अलग रहता है तो अलग अलग पेन बनता है, यहाँ पर ब्लैक रहता है, ब्लू रहता है, कुछ और कलर रहता है। तो ये कह रहे हैं। उसके बाद कहते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। यानी कि हर एटम के पास जितना भी, भाई एक पेन के अंदर करोड़ों एटम्स होते हैं, हमारे आँखों के अंदर इतनी एटम्स हैं जितना कि हमारे मिल्की वे में सन नहीं है, सूरज नहीं है। सोच सकते हो कि मतलब कितना ज़्यादा हमारे आँखों के अंदर एटम्स हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो वही कह रहे हैं हर एक एटम का अपना क्या होता है, मास होता है। ठीक है।
हर एक एटम का अलग केमिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब मान लीजिए प्लास्टिक वाला है, ठीक है, तो प्लास्टिक के अंदर जो एटम्स होंगे इनका अलग मास होगा, इनका अलग प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। अब यही एटम इसके अंदर देखेंगे, बुक के अंदर का ये मान लीजिए पेज है, अब पेज भी किससे बना है, एटम से बना है, तो इसके अंदर जो एटम्स होंगे इसका जो मास होगा वो अलग होगा, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। क्यों? क्योंकि ये दूसरा एटम है, ये दूसरा एटम है, लेकिन है तो एटम ही ना, ठीक है। तो वही बताना चाह रहे हैं कि दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं उनके अंदर जो भी एटम्स हैं उनका अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, अलग अलग मास होता है। उसके बाद कहते हैं एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू कंपाउंड फॉर्म्स, यानी कि सारे एटम्स मिल करके एक चीज़ बनाते हैं। कोई भी चीज़ हो गया, कोई भी चीज़ बना है वो सारे एटम्स को मिल के बना है। जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ जो है ना वो बस एक एटम से नहीं बना है, कई सारे एटमों को मिल के बना है, करोड़ों एटम्स। मैंने बताया ना हमारी आंखों में इतने ज़्यादा एटम्स हैं जितने कि हमारे आकाशगंगा में तारे नहीं हैं। सोच सकते हैं हमारी आंखों में कितना ज़्यादा एटम है, बस इतना छोटा आंख है उसमें करोड़ों एटम्स हैं, करोड़ों क्या अरबों एटम्स हैं, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप कितना ज़्यादा एटम्स हैं। तो सारे एटम्स मिलके कोई भी एक चीज़ बनाते हैं। जैसे कि ये पेन, इस पेन को बनाने के लिए कम से कम अरबों एटम्स लगे होंगे इसके अंदर, जो घूम रहे होंगे या शांति से पड़े हुए होंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि हर चीज़ के अंदर करोड़ों एटम्स को आपस में मिला के कोई भी चीज़ बनाते हैं। लास्ट इनका पॉइंट है द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट एट अ गिवन कंपाउंड, यानी कि हर कंपाउंड के अंदर जो एटम्स वो फिक्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पेन के अंदर आज 2 एटम है और परसों 1 एटम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, जो भी बॉडी है उसके अंदर एटम्स फिक्स होता है और कभी घटते बढ़ते नहीं है, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट हैं, आप समझ लीजिएगा और देख लीजिएगा एक बार, और एग्जाम में ऐसे ही आता है, बस आपको पॉइंट वाइज क्या होगा लिख के चले आना है। ये थे हमारे डाल्टन बाबा और इनके थ्योरी। अब आते हैं एटम पे, ठीक है। थोड़ा एटम के बारे में और जानते हैं। टॉपिक आता है हमारा व्हाट इज़ एटम। देखो एटम्स के बारे में हमने जान लिया कि सबसे छोटे होते हैं और इनको और ज़्यादा छोटे हिस्सों में तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। और जो भी चीज़ें बनी हुई हैं एटम से बनी हुई होती हैं। तो ये हमने जाना एटम्स के बारे में। तो यहाँ पर भी एग्जांपल लेके समझा रहा है, कह रहा है आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी होंगी। बिल्डिंगें यानी कि 4 तल्ला, 5 तल्ला, 10 तल्ला, 15 तल्ला, 20 तल्ला होता नहीं होता है बिल्डिंग्स, 20 फ्लोर का। जैसे मान लेते हैं बुर्ज खलीफा, उसमें कितने बिल्डिंग्स हैं, उसमें जो बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर जो ईंटें लगे हुए हैं, ईंटें यानी कि ब्रिक्स जो लगे हुए हैं वो मान लेते हैं क्या है, एटम्स हैं। तो वैसे हमारे शरीर के अंदर भी क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। इस पेन के अंदर भी एटम्स होते हैं, इस बुक के जो पेज है इसके अंदर भी काफ़ी सारे एटम्स हैं। तो एटम्स बहुत ही छोटे लेवल पे होते हैं जिनको और ज़्यादा छोटे हिस्सों में तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। अब कह रहा है हाउ बिग आर एटम्स, यानी कि एटम्स कितने बड़े होते हैं। भाई अगर कोई पूछ लिया भाई एटम्स मान लेते हैं छोटे होते हैं, लेकिन कितने छोटे होते हैं, उसका कोई हिस्सा तो होगा, मतलब कोई एरिया तो होगा, कोई सेंटीमीटर में तो होंगे, एकदम है। देखते हैं कितने छोटे होते हैं। देखो जो एटॉमिक रेडियस होता है ना वो हमेशा नैनोमीटर में नापा जाता है। नैनोमीटर मतलब होता है बहुत ज़्यादा छोटा, ठीक है, इतना छोटा कि हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो उसको माइक्रोस्कोप्स वगैरह से यूज़ करके लोग नापे हैं, साइंटिस्ट देखते हैं। कह रहा है एक जो हाइड्रोजन का एटम होता है, हाइड्रोजन मतलब एक गैस है, उसका जो एक एटम होता है ना, एक एटम, उसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। सोचो -10 मीटर होता है, 10 मीटर नहीं है, -10 मीटर है, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा है। इतना छोटा कि मतलब हम क्या ही बताएं, देख ही नहीं सकते उसको। और क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। सोचो ये मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, एटम्स की बात नहीं कर रहा है। एटम्स तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है। कह रहा पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी 10⁻⁹ मीटर छोटे होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। हेमोग्लोबिन जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर पाया जाता है हेमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ब्लड लाल रहता है, ठीक है। उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी 10⁻⁸ टाइम्स क्या है, छोटे होते हैं। ऐसा ही सब है, एप्पल का भी 10⁻⁻1 है, तो एप्पल काफ़ी थोड़ा बड़े होते हैं, हो सकता है माइक्रोस्कोप से आसानी से दिख जाए, ठीक है। तो देख सकते हैं कि कितने छोटे एटम्स होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बस का क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और इसको देख लीजिएगा कि जो एटॉमिक का जो रेडियस होता है वो किस में नापा जाता है, नैनोमीटर्स में नापा जाता है। ये 1 वर्ड में क्या बोलते हैं, MCQ में या ट्रू फॉल्स में आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 1 वर्ड में 2 वर्ड में आते रहते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा व्हाट आर द मॉडर्न डे सिम्बल्स ऑफ एटम आर डिफरेंट एलिमेंट। देखो जो साइंटिस्ट हैं वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो साइंटिस्ट ने बताया है कि कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनके क्या है, कुछ सिंबल्स हैं। जैसे जो सिंबल आ गया आपके सामने तो बता सकते हैं कि ये सिंबल किसका है और किस एटम का है। जैसे कि यहाँ पर कई सारे दिए गए हैं। हाइड्रोजन, अगर एग्जाम में अगर MCQ में आ गया, 4 ऑप्शन दे दिया, ऐसे चारों दे दिया A B C करके आ गया, और पूछ लिया कि चारों का नाम क्या है, यानी कि जो ये सिंबल है ये किस गैस या किस एटम का सिंबल है, तो किसका है, हाइड्रोजन का है, ठीक है। किसका है, हाइड्रोजन का। ऐसा ही कार्बन का एकदम गोल है, ऑक्सीजन का एकदम गोल है लेकिन क्या है, खाली है, भरा हुआ नहीं है। ऐसे ही फास्फोरस का क्या है, फास्फोरस यानी कि जो माचिस की तिल्ली होती है ना, जो लाल कलर का होता है, उसमें भी फास्फोरस होता है। जो अभी मैंने तोड़ा था उसमें फास्फोरस होता है। फास्फोरस का साइन ये होता है, ठीक है।
सल्फर का ये होता है प्लस की तरह गोला होता है, आयरन का आई होता है, कॉपर का सी होता है। आप सब सिंपल पाएंगे, बस यही 3-4 हैं जो क्या है थोड़ा टफ है। हाइड्रोजन का गोला होगा, बीच में एक पॉइंट होगा। कार्बन का क्या होगा, गोल सा होगा, उसको ब्लैक कलर से कलर कर देंगे। ऑक्सीजन खाली रहेगा। फॉस्फोरस सल्फर देख ही रहे हैं। आयरन का आई, कॉपर का सी, लीड का एल, सिल्वर का एस हो जाएगा, गोल्ड का जी हो जाएगा। बस ऐसे किनारे किनारे थोड़ा स्टाइल बना देंगे। और प्लेटिना का पी हो जाएगा, मरकरी का ऐसे ही रहेगा गोल्ड की तरफ, बस बीच में कुछ रहेगा नहीं। इस तरीके से देख सकते हैं सिंबल ऑफ सम एलिमेंट आर प्रपोज्ड बाई डाल्टन। जो डाल्टन बाबा भी हमें देखे थे, यहाँ पर स्टाइल दे रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, उन्होंने ही क्या दिया है, सारे सिंबल का नाम दिया है और अभी भी इसका हम यूज़ करते हैं। तो एग्जाम में ऐसे आ सकता है सिंबल बना के कि इसका नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक टर्म आता है IUPAC करके। ठीक है, आप लोगों ने अगर क्लास में इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो जानते होंगे। IUPAC एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है, एक कह सकते हैं कंपनी है, मतलब ऐसे ही समझने के लिए एक कंपनी है जो क्या बनाती है, एटम्स का नाम बनाती है। जैसे फ़ोन का कंपनी होता है ना, एप्पल का, सैमसंग का, वीवो का, हर एक का कंपनी होता है, रियलमी का कंपनी होता है। तो कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है, फ़ोन बनाती है। ठीक है, और फ़ोन का नाम रखती है S1, S22, अल्ट्रा, iPhone 12, iPhone 13, इस तरीके से नाम रखती है ना कंपनी। तो वैसे ही जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारी पृथ्वी पे, ठीक है, या ब्रह्मांड में, उनका भी एक कंपनी है जो नाम देती है कि इस एलिमेंट का नाम ये होगा, इस एलिमेंट का नाम ये होगा। तो उसी को बोलते हैं IUPAC। क्या बोलते हैं, IUPAC। तो आप ये कभी नहीं भूलेंगे कि एक कंपनी है जिसका नाम है क्या, IUPAC नाम है, वो सारे एलिमेंट का नाम बताता है। जैसे कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये भी MCQ में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, याद रखिएगा कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये क्या करता है, अभी मैंने बताया कि जितने भी ब्रह्मांड में एलिमेंट पाए गए हैं 118 एलिमेंट हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं, 118 है, और ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, ये फिक्स नहीं है, ये और बढ़ता, जितने एलिमेंट्स मिलेंगे वो ऐड होते जाएंगे। इनका काम बस यही है, इस कंपनी का काम बस यही है, क्या करते हैं, एलिमेंट्स का नाम देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया है हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन का H है ना, अगर H कहीं पे इस तरह से लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब क्या बता रहा है, ये हाइड्रोजन का सिंबल बता रहा है। तो इसको नाम कौन दिया है, IUPAC वालों ने दिया है। जैसे फ़ोन का नाम होता है iPhone 12, iPhone 13, ठीक है, सैमसंग M21, वीवो 12, पता नहीं क्या कैसे होता है ना, ढकाना पता नहीं क्या आता, ऐसे ही IUPAC का होता है। तो ऐसे ही दिया एल्यूमिनियम का Al होता है, शुरुआत के Al, ठीक है, और क्या होता है, और जो होता है कोबाल्ट भी एक तरह का एलिमेंट है, इसको नाम देते हैं CO। ठीक है, या CO कैपिटल में। इस तरीके से हम अभी देखेंगे नीचे कई सारे एलिमेंट का नाम दिया गया है। सारे का नाम किसने दिया है, IUPAC वालों ने दिया है। IUPAC क्या करते हैं, ठीक है, IUPAC नाम देते हैं एलिमेंट्स को। जैसे कि यहाँ पे कई सारे देख लेते हैं। ठीक है, इनको आपको याद करना है। एल्यूमिनियम का होता है Al, शुरुआत के 2 लेटर होते हैं हमेशा। आर्गन के AR, बैरियम का Ba होता है, बोरान का B होता है बस, ब्रोमाइन का Br होता है। ठीक है, कैल्शियम का Ca होता है, कार्बन का C होता है, क्लोरीन का Cl होता है, कोबाल्ट का CO होता है। ठीक है, ये एलिमेंट और इसका सिंबल है। कॉपर का Cu होता है, फ्लोरीन का F होता है, गोल्ड का Eu होता है, हाइड्रोजन का H होता है, हाइड्रोजन का I होता है, आयरन का Fe होता है, लीड का Pb होता है। ऐसा ही सारा आप लोग देख लेंगे। ठीक है, देखो इसके याद करने का तरीका होता है। ठीक है, तरीका क्या होता है, देखो 9th में वो तरीका आपको नहीं बताया गया, क्योंकि वो तरीका अभी आपको 10th में मिलेगा। 10th में क्या मिलेगा, जो एक पीरियोडिक टेबल आता है, ठीक है, उसमें एलिमेंट का नाम दिए रहते हैं। तो एलिमेंट वाइज, ठीक है, एक ब्लॉक होता है, B ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, ठीक है, S ब्लॉक। तो जब पढ़ेंगे ना तो आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा अभी इसमें लग रहा होगा कि यार बहुत सारा नाम, इसको याद कैसे करेंगे, बहुत आसान होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक कहानी होती है, ठीक है, झोला, थालू, बैगन, इस तरीके से नाम होता है उनका। तो मतलब एक फ़नी तरीके से नाम उनको याद कराया जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। एक एलिमेंट का नाम है, उसका इस तरीके से नाम, जैसे मान लेते हैं ऐसे ही नाम होगा। ठीक है, उसका नाम इस तरीके से होगा, बेटा मांगे कार, ठीक है, नहीं इस तरह से कैसे था मैं भूल गया, बेटा मांगे स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप याद करेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और उसमें क्या रहता है, नाम रहता है। जैसे बेटा मतलब हो गया B, ठीक है, बेटा मांगे यानी कि MG, ठीक है, और मांगे स्कूटर यानी कि SC स्कैंडियम, ये हर मेटल का नाम है। ठीक है, Mg मतलब मैग्नीशियम हो जाएगा, B है बोरान हो जाएगा, कार्बन क्या हो सकते हैं, बैरियम हो जाएगा। बेटा मांगे स्कूटर बाप यानी कि B फिर से आ जाएगा, हो सकता है बोरान हो। तो इस तरीके से जब आप 10th में जाएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, एक बार मैं याद करूंगा, चुटकी बजाते ही याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर बस आपको कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए हैं, बस उन्हीं को याद रखना है, याद नहीं रखना है, बस उनका सिंबल याद रखना है। जैसे एग्जाम में आ गया कि Al किसका सिंबल है, तो Al किसका है, एल्यूमिनियम का है। ऐसे ही Cl किसका सिंबल है, क्लोरीन का है। तो ऐसे ही बस सिंबल पूछ लेगा या आपसे नाम पूछ लेगा और बताएगा कि सिंबल का नाम बताओ। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब नाम कौन देता है, IUPAC वाले देते हैं। इसके बाद आता है एटॉमिक मास। अब देखो
हमने पढ़ा एटम्स क्या होते हैं जाना, ठीक है, एलिमेंट जाना। अब देखेंगे जो एलिमेंट्स हैं यानी कि जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन थे, ये सारे एक सारे एलिमेंट हैं। अब इनका कुछ मास होता है। अब देखो मास यानी कि वेट। देखो पृथ्वी पे कम से कम 800 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है, और हर एक इंसान का अपना वेट होता है। कोई 40 किलो का होता है, कोई 50 किलो का होता है, कोई 70 किलो का होता है, कोई तो 200 किलो का होता है, यानी कि 2 कुंटल के लोग होते हैं, खूब मोटे मोटे हैवी भी होते हैं। सबका अपना अपना मास होता है। वैसे ही एलिमेंट का मास होता है, यानी जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं हमारे आसपास, सबका क्या होता है, एक मास होता है, ठीक है। और मास को कैसे हम जानेंगे वो भी हम कैसे, क्या यहाँ पर बस थोड़ा सा दिया है, लेकिन जब 10th में जाएंगे तो वहाँ पे अच्छे से करके डिटेल में दिया है। जैसे यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो एटॉमिक मास ऑफ फ्यू एलिमेंट, यानी कुछ एलिमेंट के बस नाम दिए गए हैं यहाँ पे, लेकिन जब आप 10th में जाएंगे तो पूरा 118 एलिमेंट के नाम आपके सामने आ जाएगा। और उसको भी याद करने का तरीका होता है, बहुत ही आसान होता है। बस देखने से जब आप देखेंगे पहली बार ना तो लगेगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं होता है। वैसे बताया ना, बेटा मांगे स्कूटर बाप राजी, आलू थैला बैगन थैला सब ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे हम याद करा देंगे आपको, कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। देखो हाइड्रोजन में क्या होता है, एक होता है एटॉमिक मास, यानी कि ये एक यू का होता है, इसको यू से डिनोट करते हैं। इसमें केजी वगैरह नहीं होता है, बस क्या लिखा है, नाम लिखा था यू। कार्बन का 12 होता है, ठीक है। ये याद कैसे करते हैं, देखो मैं बता देता हूँ, थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जैसे एटॉमिक मास होता है ना, ऐसे ही एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक क्या होता है, नंबर होता है। हर एटम का नंबर होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर सारा एटम्स था, जैसे था एल्युमिनियम, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं आसान वाले, लेते हैं हाइड्रोजन, लेते हैं क्या था, हाइड्रोजन। यहाँ पे दिया ही नहीं है, लिख देता हूँ हाइड्रोजन। इसका कितना है, सबसे जब एटॉमिक देखेंगे पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला नाम इसी का होगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका नंबर होता है, यानी जैसे हमारा नाम होता है ना, आपका नाम कुछ होगा, ऐसे हमारा नाम जैसे मान लेते हैं क्या है, राइट टू एजुकेशन है, ठीक है। तो आर से शुरू हो रहा है ना, तो हम थोड़ा बाद में आएंगे। मतलब कुल मिला के इंसानों पे ही रखा गया है। इंसानों का वेट होता है, मास होता है, ऐसे ही एलिमेंट का भी क्या बोलते हैं, वेट और मास होता है, ठीक है। इंसानों के नाम होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स के भी नाम होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें है, जैसे जो भी एटॉमिक नंबर होगा ना, जो भी इनका नाम होगा, उनका 2 गुना कर देंगे तो मास आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं फिर से, हाइड्रोजन क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है। तो जब इसको छोड़ के बाकी जितने 2 गुने हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है। जो पहले नंबर पे होता है उसका मास भी उतना ही होता है, 1 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कितना होता है, 6। जब इसको 2 से गुणा कर देंगे कितने आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि जितने भी एलिमेंट है 118 एफ्रॉक्स, यानी कि लगभग बस उनको क्या करना है, एटॉमिक नंबर में 2 से गुणा कर देना है। अगर मान लो एटॉमिक नंबर 10 रहा तो एटॉमिक नंबर बिंदास करके आप क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे, ठीक है। ये सही होता है, और ऑप्शन में भी रहेगा ऊपर से, और हेल्प हो जाएगा, ठीक है। और मान लेते हैं जैसे है क्लोरीन का कितना 17 होता है, ठीक है, 17 होता है। 17 में गुणे 2 करेंगे कितना आएगा, 34 आएगा। तो 35 ऑप्शन में दिया रहेगा। जो आप एक बार देख लेंगे ना एटम मास को, तो आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे आप मूवी देखते हैं, कोई भी मूवी देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, कार्टून देखते हैं, गेम खेलते हैं, तो आपको हर एक चीज़ याद रहता है। जैसे ही आपके सामने आता है तो बता सकते हैं, अरे यार मेरे साथ कल ऐसा हो गया था, मैं देख रहा था मूवी, उसमें मैं डर गया था। तो कैसे आपको पता है, आप जब देखे होंगे। तो ऐसे ही जब एटॉमिक मास को एक बार देख लेंगे, तो जब उसका एटॉमिक नंबर आएगा तो उसका बस 2 गुना कर देंगे, आपको तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है। तो सब आपके 10th में यहाँ बस कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं, बस आप इन्हीं को देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कार्बन का 6 होता है, 12 हो गया। नाइट्रोजन का क्या होता है, 7 होता है, 7 गुणे 2 कर देंगे 14 आ जाएगा। ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर होता है, कितना होता है, 8 गुणे 2 कर देंगे 16 आ जाएगा। देखो बस 2 गुना किया है, ठीक है। ऐसे ही मैग्नीशियम का, सल्फर का, क्लोरीन का और कैल्शियम का, इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, हर एलिमेंट का अलग एटॉमिक नंबर होता है और अलग मास भी होता है, ठीक है। हमेशा बच कुछ को छोड़ के वो कब पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे 11th में, ठीक है। 11th पढ़ेंगे, इसलिए 11th थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल आ जाता है। तो यहाँ पर बस कुछ डिटेल नहीं है, बस कुछ एलिमेंट के नाम है, उनका एटॉमिक नंबर जानना है, और कुछ 5, 6, 7, 8 कितने हैं, 3, 3, 6, 3, 9 है, बस याद कर लेना है। और याद भी क्या करना है, बस 2 गुना करना है, 2 से गुणा कर देना है, आ जाएगा एटॉमिक मास, ठीक है। अब देखो उसके बाद आता है हाउ डू एटम एग्जिस्ट। जो एटम्स होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे पता चलता कि एटम्स हैं, वो तो जो एक्सपेरिमेंट किए थे डाल्टन बाबा, उनके हिसाब से हम बता सकते हैं। तो ये सारी कहानी हो गई किसकी, एटम्स की। और चैप्टर का नाम क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो एटम से थोड़ा सा बड़े होते हैं। कोई मॉलिक्यूल्स ऐसे होता है जैसे दिख जाता है, जैसे कि धूल वगैरह, जो धूल के कण होते हैं छोटे छोटे, वो दिख जाते हैं। और क्या, जो चौक हो गया, जो स्कूल में चौक नहीं होता है, लिखते हैं बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे,
उसके भी जो पार्टिकल्स जब आप लिखते हैं तो उसके पार्टिकल्स छोटे छोटे उड़ते रहते हैं, तो उनको जब आप ऐसे पकड़ेंगे तो देखेंगे छोटा सा पार्टिकल होगा, उसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जो नहीं दिखते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम देखते हैं। अब देखो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, अगर एग्जाम में आएगा कि व्हाट इज मॉलिक्यूल और 1 या 2 नंबर का आएगा, ठीक है, डेफिनेशन हम बता सकते हैं क्योंकि हमको पता है इसका साइज़ क्या होता है, एटम से ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि एटम से बड़ा होता है, यानी कि क्या होगा, ये ऐसा मॉलिक्यूल होगा या दुनिया में कोई भी मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे वो किससे बने होंगे, 2 या 2 से अधिक एटम से। तो सिंपल सा डेफिनेशन यही हो गया कि अ मॉलिक्यूल इज अ जनरल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, यानी कि एटम सबसे छोटा एलिमेंट है, उससे छोटा कोई हो ही नहीं सकता। और मैंने अभी बोला है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम से बड़े होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स का जब डिफिनीशन लिखेंगे हम तो आसानी से लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक एटम्स को मिलकर क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया मॉलिक्यूल का डिफिनीशन, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत आसान होता है, बस आपको क्या करना है, समझना है आसानी से। तो डिफिनीशन क्या बन जाएगा, अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स डेट केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, इट्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। और वो एक तरीके से फोर्स होता है जो उसमें क्या बोलते हैं, एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। कौन सा फोर्स होता है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बस आपको क्या जानना है, एटम जानना है और मॉलिक्यूल्स जानना है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक एटम से बने होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज़ और बताया गया है, कह रहा है एटम्स के बाद जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अगर कोई पूछता है आपसे, ऐसे ही नॉर्मली पूछ लिया कि बाबू बताओ कि एटम्स को छोड़ के, ये तो बता देगा कि एटम सबसे छोटा एलिमेंट होता है, तुमने पढ़ा होगा, आप बोलेंगे हाँ हमने पढ़ा है। अब पूछेगा आपसे कि एटम्स को हटा दो, एटम्स के अलावा बताओ ऐसा कौन सा सबसे छोटा एलिमेंट है जो सबसे छोटा होता है एटम्स के बाद, मतलब एटम्स के थोड़ा पहले कौन होता है, मॉलिक्यूल। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, कभी कभी ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमको नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एटम्स के बाद क्या आता है, मॉलिक्यूल्स आते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल जो होते हैं एटम से थोड़ा बड़े होते हैं, तो वो भी उतना अच्छे से नहीं दिखते हैं हमको नंगी आंखों से, ठीक है। तो उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है छोटा सा, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, यानी जो एलिमेंट हमने देखा ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जो भी था उसके मॉलिक्यूल्स यानी कि जो छोटे छोटे कण होते हैं उनके बारे में, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं नाम, किनके नाम, कुछ एलिमेंट के नाम दिए गए हैं और बताया गया कि उनके अंदर कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एटम्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल लेते हैं किसका, आर्गन का, आर्गन एक गैस होता है, ठीक है। कह रहा है एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, मोनोएटॉमिक, यानी कि 2 एटम होते हैं, या एक एटम होता है, थोड़ा बड़ा होता होगा। ऐसे ही ऑक्सीजन के अंदर, यानी एक मॉलिक्यूल लेंगे ऑक्सीजन का, उसके अंदर 2 एटम में पाएंगे, जिसको हम बोलेंगे डाई एटॉमिक, डाई मतलब होता है 2, डाई यानी कि 2, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन के अंदर भी 2 एटम्स होंगे, एक मॉलिक्यूल के अंदर बता रहे हैं हम, एक मॉलिक्यूल के अंदर बस, ठीक है। ऐसे ही नाइट्रोजन के अंदर, ऐसे ही क्लोरीन के अंदर, ऐसे ही फॉस्फोरस, यानी कि जो माचिस की तिल्ली थी जो लाल कलर की, जो उस पर फॉस्फोरस होता है लाल कलर का, उसका अगर एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो उस एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम्स आएंगे, यानी कि टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा मतलब होता है 4, क्या होता है 4, और पॉली यानी कि 5। अब जब सल्फर लेंगे, एक मॉलिक्यूल लेंगे सल्फर का, एक मॉलिक्यूल के अंदर 5 एटम्स होते हैं, तो वही कह रहा है एटोमिसिटी होती है। तो देखिए ये तो सारे सेम है, ठीक है, इतना सारा, बाकी ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, यानी कि 3 आपको बस याद करना है। एग्जाम में अगर आ गया तो ऐसे पूछेगा कि आर्गन और हीलियम का एटोमिसिटी क्या होता है, बता दीजिएगा, मोनो एटॉमिक होता है, यानी कि एक एटम्स होते हैं। ऐसे ही पूछ लिया ऑक्सीजन, ये देखो ये सारे के सारे गैस हैं, ऑक्सीजन भी गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है। इन चारों का नाम ऐसे याद करके लीजिएगा, डायटोमिक, यानी कि इनके अंदर 2 एटम्स होते हैं, बचा 2 फास्फोरस और सल्फर, इनके अंदर 4 और 5 एटम्स होते हैं। तो ऐसे एग्जाम में पूछेगा, 1 नंबर में, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं क्या, एटॉमिक मास क्या होता है, एलिमेंट का जो नंबर होता है एटॉमिक नंबर, उनका 2 गुना कर देंगे तो उनका मास निकल जाएगा। जैसे हमारा मास होता है ना 60 किलो 70 किलो, ऐसे ही इनका भी कुछ मास होता है। तभी मैंने बताया वाटर का, वाटर में क्या होता है, 1 ऑक्सीजन होता है और 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अभी हमने बताया ऊपर जस्ट पीछे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, कितना होता है, 8 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसको हम जब देखेंगे रेशियो में देखेंगे तो 1:8 आएगा, ठीक है। ऐसे ही रेशियो पूछ सकता है आपसे, क्या दे देगा, ऐसे ही वाटर का नाम दे देगा, पूछ लेगा वाटर, अब वाटर का रेशियो बताइए। हमको पता है भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, और 8 का रेशियो 8 हो गया, और हाइड्रोजन का सबसे पहला एलिमेंट होता है 1 होगा, यानी कि 1:8 होगा, यानी कि बस उसको क्या लिखना है, एटॉमिक नंबर लिखना है। वैसे ही अमोनिया का क्या है फार्मूला, NH3। इसमें क्या है, 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन यानी कि 3 और 1 नाइट्रोजन यानी कि 7 यानी 14, खत्म बवाल, ठीक है। ऐसे CO2 का था, कार्बन और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का हमको पता है 8 होता है, कार्बन का 3 हो गया।
ऐसे ही लिख देंगे, बहुत आसान होता है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर याद करना है। एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे, डाउनलोड करेंगे हम पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में कम से कम 30 एलिमेंट का नाम हम याद कर लेंगे, हाइड्रोजन से लेके कहाँ तक, जिंक तक। ठीक है, जिंक तीसरे नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, जब याद करेंगे तो बस आपको क्या याद करना है, एटॉमिक नंबर याद करना है और एलिमेंट के नाम याद करने हैं। अब जब एटॉमिक मास पूछेगा तो गुणे 2 कर दीजिएगा, यानी कि जो भी एलिमेंट होगा उसके साथ 2 का गुणा कर दीजिएगा, उसका मास आ जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही आपको करना है। बस क्या करना है, आपको नंबर याद रखना है, 1 2 3 4 5, ऐसा कोई भी आ सकता है, बस आपको नंबर याद रखना। याद भी क्या रहना, नंबर आपको याद ही है, पहाड़ा गिनती तो याद होगा ना, 1 2 3 4 5, तो बस उसके साथ एलिमेंट का नाम लगाते चला जाना है। तो जब पीरियोडिक टेबल में देखेंगे एक बार तो याद हो जाएगा आसानी से। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा व्हाट इज़ आयन। देखो ये जो आयन है ना, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, यानी कि बच्चों को क्या करता है, एकदम कन्फ्यूजन में डाल देता है। इसके लिए मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र यानी कि बहुत बड़ा एक सोल्यूशन है याद करने का। याद करने का मतलब ट्रिक से याद करने का, आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, बस आपको ध्यान सुनना है। देखो पहले जान लेते हैं आयन होता क्या है। आयन जो होते हैं ना, वो एक तरह के कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या होता है, चार्ज होता है। चार्ज यानी कि उनके अंदर थोड़ा सा पावर होता है, जैसे नहीं होता है इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह होता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती रहती है तारों में, तो चार्ज होता है। तो आयन्स जो होते हैं ये भी एक तरह के चार्ज लेकर घूमते हैं। तो ये बने किससे होते हैं, पहले ये जान लेते हैं वो बनता किससे है। वो बना होता है एटम या ग्रुप ऑफ एटम से, यानी कि जो एक आयन है, अगर एक आयन का नाम लेंगे किसी भी आयन का, तो या तो उसमें एक एटम होगा या तो उसमें कई सारे एटम्स के बने होंगे। तो वही कह रहा है, इसका सिंपल सा डिफिनीशन बनने का कि आयन जो होता है ना, आयन जो होते हैं वो बने होते हैं, कंसिस्ट हो करते हैं एक सिंगल आइटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कि जो आयंस होते हैं उनके अंदर एक या एक से अधिक एटम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयंस होते हैं। ठीक है, ये हो गया इनका बनना। अब होते क्या है, ये इनके अंदर चार्ज होता है। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, चार्ज होता है, और ये चार्ज दो तरह के होते हैं, एक होता है नेगेटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब जिस आयन के पास नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम बोलते हैं अनायन। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, ट्रिक भाई बता रहा हूँ, ध्यान सुनते रहिएगा। जिन आयन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि माइनस वाले चार्ज लेकर घूमते हैं ये, उनको हम बोलते हैं अनायन। ठीक है, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि प्लस वाला साइन होता है, उनको हम बोलते हैं कटायन। अब देखो याद करने का ट्रिक, जो जितना ईमानदार होगा वो उतना ज़्यादा मतलब क्या होगा, जेल तो जाएगा नहीं ईमानदार। क्यों नहीं जाएगा, कि उसके पास कोई खिलाफ सबूत नहीं रहेगा चोरी का। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव है, मतलब ईमानदार बोल सकते हैं ना, तो किसी को भी काट सकता है। काट यानी कि उनकी बातों को काट सकता है, भाई जान से नहीं मारना है, काटना होता है, यानी कि आपके पास पूरा पावर है कि आप क्या बोल सकते हैं, सच बोल रहे हैं और आप कुछ झूठ नहीं छुपा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, आप ईमानदार हैं, आप पॉजिटिव इंसान हैं, आप किसी भी बातों को काट सकते हैं, किसी भी को जेल में भेज सकते हैं जो आपके खिलाफ झूठ का साजिश कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि जिनके पास पॉजिटिव पावर होगा, यानी कि जो ईमानदार होंगे वो किसी को भी क्या कर देंगे, काट देंगे, यानी किसी को भी पावर बातों को काट सकते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा पूरा सच्ची ईमानदारी होगी। यानी कि कटायन, यानी कि कटायन किसे कहेंगे, जो काट सकते हो। काट कौन सकते हो, जिनके पास प्लस आयंस हो, यानी कि पॉजिटिव आयंस हो। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर एग्जाम में अगर भूल गए, कन्फ्यूजन हो गया कि भाई जो माइनस वाला हो किसको बोलते हैं और पॉजिटिव वाला किसको बोलते हैं, तो इस तरीके से याद रखिएगा। सर ने बताया था कटायन यानी कि पॉजिटिव वाले, यानी कटायन यानी काटना, कटायन यानी कि काटना। अब काटेंगे कौन, जिनके पास पॉजिटिव आयन होगा, जो ईमानदार होंगे। ठीक है, और जो नेगेटिव वाले होंगे, जो बेकार लड़के होंगे, जो इधर उधर की बातें सोचते हैं, गाली वगैरह देते हैं, वो तो नेगेटिव हो जाएंगे, तो वो अनायन होंगे, उनको कटना पड़ेगा। ठीक है, तो कटायन क्या करता है, काटता है। कैसे काटेगा, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव आयन है। ठीक है, तो अभी हमने जाना आयन जो होते हैं वो बने होते हैं किससे, एक या सिंगल एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से। इनके अंदर चार्ज होता है, ये दो तरह के चार्ज होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। जो नेगेटिव होता है उसे आयन कहते हैं और जो पॉजिटिव होता है उसे कटायन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल NaCl। NaCl क्या है, एक नमक है जो हम सब्जी वगैरह में घर में यूज़ करते हैं। जब NaCl को हम दो में तोड़ेंगे, यानी कि NaCl का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, यानी कि Na का फार्मूला जो होता है वो सोडियम है और Cl का क्या है, क्लोराइड है। यानी कि जब Na को तोड़ेंगे तो Na के पास क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा, यानी कि ये क्या है, पॉजिटिव आयन है, यानी कि इसके पास ईमानदारी का पूरा पूरा ठप्पा है, किसी को भी काट सकता है। लेकिन जो क्लोरीन है वो हमेशा किस में आता है, नेगेटिव में आता है। इसका मतलब क्या है, इसके जो आयन्स होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सोडियम होता है, जो उसका Na होता है, यानी जो सोडियम क्लोराइड है, जो सोडियम वो हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं कि बदल जाएगा, वो हमेशा ईमानदार रहेगा। एक ईमानदार इंसान हमेशा ईमानदार रहता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो सोडियम है वो हमेशा पॉजिटिव कंटेन करेगा, जो क्लोरीन है वो हमेशा नेगेटिव क्लोरीन कंटेन करेगा। तो उसी को बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे कुछ टेबल का नाम दिया गया है, जिससे आयोनिक कंपाउंड का नाम दिया गया, उसका रेशियो दिया गया मास के द्वारा, और उसमें क्या क्या होते हैं वो बताया गया। जैसे होता है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है।
कंपाउंड यानी कि एक आयोनिक चीज़ है, एक आयोनिक कह सकते हैं थिंग्स है। तो उसमें क्या क्या होती हैं कैल्शियम ऑक्साइड में, इसमें होता है कैल्शियम यानी कि ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन। अब इसका मास क्या होता है 5 और 2, ठीक है। ऐसे ही मैग्नीशियम सल्फाइड, इसमें क्या होगा भाई, नाम में सब कुछ रखा है, देखो क्या रखा है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम तो होगा ही, और सल्फाइड यानी कि सल्फर भी होगा, ठीक है। ऐसे इसमें था, ऐसे इसमें भी होगा। सोडियम क्लोराइड में सोडियम है तो सोडियम होगा, और क्लोराइड है तो क्लोरीन होगा, और रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो रेशियो मत देखिए उतना, क्योंकि रेशियो कम पूछता है, आपका ये पूछेगा कि उसमें क्या क्या है। तो क्या क्या है, सोडियम और क्लोराइड है, मैग्नीशियम और सल्फर है, और कैल्शियम और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब आते हैं केमिकल फार्मूला, यानी कि जो अभी हमने देखा, जो NaCl हम चिल्ला रहे थे, NaCl जो क्या पड़ता है घर के जो सब्जी वगैरह बनता है उसमें बनता है। तो फार्मूला बनता कैसे है और लिखते कैसे हैं वो देखते हैं। देखो उसको जानने के लिए ना बस एक चीज़ आपको जानना है, ये चीज़ आपको हमेशा काम देगा, यानी कि जब तक आपका जॉब नहीं लग सकता, ठीक है, जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते तब तक ये आपके लिए काम आएगा। कोई भी फार्मूला कैसे लिख सकते हैं, जब उसके पास क्या हो, पॉजिटिव हो और नेगेटिव आयंस हो, भाई तभी तो होगा। और हमें ये पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा अपने आप को क्या करते हैं, खींचते रहते हैं अपनी तरफ, यानी कि ये पॉजिटिव वाला है, अगर ये नेगेटिव वाला है तो अपने आप को हमेशा क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ खींचेगा, हमेशा टकराएंगे। और जब दो पॉजिटिव आ जाते हैं, यानी कि जब ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, तो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, यानी कि अपने आप से भाई दो पावरफुल इंसान को अगर एक पास लाएंगे तो क्या होंगे, आपस से दूर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो ईमान सोचते हैं कि अगर दो इंसान ताकतवर एक साथ रहेंगे क्या होगा, कोई राज नहीं कर पाएगा, वो चाहेगा हम राज करेंगे, ये चाहेगा हम राज करेंगे। लेकिन जब एक अमीर इंसान रहेगा, जब एक गरीब इंसान रहेगा, तो क्या होंगे, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होंगे, यानी कि जो अमीर का काम धंधा रहेगा वो गरीब इंसान करता रहेगा और अमीर इंसान उसको पैसा देता रहेगा। तो उसी तरीके से इसमें भी होता है, यानी कि प्लस और माइनस होना जरूरी है। तो इसको अगर आप समझ गए ना, दुनिया में कोई भी फार्मूला हो, कितना भी बड़ा फार्मूला हो, आप आसानी से बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि कौन से एलिमेंट पॉजिटिव होते हैं और कौन से एलिमेंट नेगेटिव होते हैं। जब ये दोनों जान जाएंगे आप, तो कोई भी आसानी से जुड़ के फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या जानना है, कौन से एलिमेंट पॉजिटिव होते हैं और कौन से एलिमेंट नेगेटिव होते हैं। क्यों जानना है, रीज़न ये है कि हम जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हमेशा अपने आप को क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। तो ये जानना जरूरी है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं जो पॉजिटिव आयंस हैं, और यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं जो नेगेटिव आयंस हैं, और दोनों को बना के यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि पहला आता है सोडियम, क्या आता है, सोडियम, पोटासियम, सिल्वर और कॉपर, ये तीनों क्या है, सोडियम का जो सिंबल होता है वो होता है Na, ठीक है। सोडियम का सिंबल क्या आता है, Na होता है। जैसे हमारा कोई नाम हो गया, मान लेते हैं हमारा नाम क्या है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन है, तो हमारा सिंबल क्या होगा, R होगा, RTE होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा सिंबल होगा। वैसे सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na+ होता है, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया, यानी कि पॉजिटिव वाला है। ऐसे इसके साथ हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन क्या है, नेगेटिव है। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, NH4 बनाएंगे, यानी कि क्या बन गया, अमोनिया बन गया, ठीक है। तो आपस में क्या किए, खींच लिए एक दूसरे को, ठीक है। ऐसे ही पोटासियम का K+ है, सिंबल क्या होता है, K+ होता है। और हाइड्राइड का क्या होता है, H-। जब दोनों आपस में मिलेंगे क्या हो जाएंगे, हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएंगे। तो ऐसे ही कई सारा है, ऐसा ही किसका है, कैल्शियम का है, मैग्नीशियम का है, जिंक का है, आयरन है, कॉपर, सबसे क्या है, पॉजिटिव वाले हैं, यानी कि इनके पास दो पॉजिटिव है। 2+ मतलब होता है 2 पॉजिटिव, यानी कि इनके पास 2 पॉजिटिव का ठप्पा लगा हुआ, इनके पास 2 मोहर है, ठीक है। ऐसे इनके पास ऑक्साइड, सल्फाइड, इनके पास भी 2 नेगेटिव है। तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, नए एटम्स को बना लेंगे, नए मॉलिक्यूल्स बना लेंगे, जिसको हम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। ऐसे ये आ जाएगा तीसरा वाला, यानी कि एल्युमिनियम के पास क्या है, 3 पॉजिटिव आयन है, ठीक है। ऐसे आयरन के पास कितने, 3 पॉजिटिव आयन, इनके पास 3 प्लस साइन है। तो ऐसे इनके पास ऐसा भी होना चाहिए जिनके पास 3 नेगेटिव साइन हो, तो कौन होगा, नाइट्राइड आ जाएगा। तो ये दूसरे एक दूसरे को खींचेंगे और क्या बनाएंगे, फास्फोरेट बना लेंगे। तो हम देख सकते हैं कि जब हमें पता रहेगा कि पॉजिटिव साइन किसके पास है और नेगेटिव साइन किसके पास है, तो हमको बस दोनों को जोड़ना है और बना देना है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, फार्मूला को लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारा होता है NaCl का, मैं बता दे रहा हूँ। NaCl क्या होता है, प्लस होता है, अभी मैंने बताया। और क्या होता है, जो क्लोरीन होता है वो नेगेटिव होता है। तो प्लस और माइनस जब आपस में मिलते हैं तो जुड़ जाते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जो नमक होता है ना घर में, कौन सा होता है, टाटा साल्ट आता है ना सबके घर में, तो उसी नमक को हम क्या बोलते हैं, NaCl बोलते हैं। जब उनको 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, ठीक है, Na बन जाएगा और एक Cl बन जाएगा, Na+ आ जाएगा हमेशा और Cl नेगेटिव आ जाएगा। जब दोनों को जोड़ देंगे तो NaCl बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। ऐसे बनता है क्या, कोई भी फार्मूला बनाना है तो सबसे पहले हमको क्या जानना पड़ेगा, प्लस और माइनस, कौन सा एलिमेंट प्लस है, कौन सा एलिमेंट माइनस है। अगर ये हमने जान लिया तो फार्मूला बस क्या है, बस आपको लिखना है, बस दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर दिया गया है, देखो
क्लास में आपको बहुत कुछ बताया होगा, वैलेंसी वगैरह पता नहीं क्या क्या बताया होगा, उससे आप बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो सब क्लास में पढ़िए। मैं जो बता रहा हूँ ट्रिक उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं बस इतना कह रहा हूँ, प्लस और माइनस का ध्यान दीजिएगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा केमिस्ट्री में, ठीक है, कभी भी दिक्कत नहीं होगा केमिस्ट्री में। बस आपको क्या पता करना है कौन सा माइनस है कौन सा पॉजिटिव है। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं इसका MgCl2 का। हमने देखा अभी जो मैग्नीशियम वो क्या था, प्लस था, यानी कि इसके पास 2 पॉजिटिव आयन्स थे, और क्लोरीन क्या था, नेगेटिव था, यानी कि इसके पास 1 है। जो आपस में टकराएंगे तो क्या बन जाएंगे, MgCl2 बन जाएगा, यानी कि जो वाला 2 इसके पास आ जाएगा। वैसे ही देखो यहाँ भी है, ठीक है, सिंबल है, क्या है, एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है, यानी कि एल्यूमिनियम के पास 3 क्या है, पॉजिटिव आयन है, और ऑक्सीजन के पास 2 हैं, तो बन जाएगा Al2CO3, यानी कि ये वाला ऑक्सीजन इसके पास चला आएगा और ये वाला नंबर इसके पास चला, यानी कि नंबर क्या कर लेते हैं, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। भाई मैंने बताया ना कि जो प्लस होता है वो माइनस को अपनी तरफ खींचता है, और जो माइनस वाला होते हैं प्लस को अपनी तरफ खींचता है, तो वही तो कर रहे हैं। देखो माइनस वाला क्या कर रहा है, पॉजिटिव वाला को खींच रहा है, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव वाले खींच रहा है, तो जो आपस में खींचेंगे तो ये 3 उसके पास चला जाएगा और ये 2 इसके पास चला जाएगा, तो फार्मूला बन गया Al2O3, ठीक है, चुटकी बजाते ही बन गया। बस क्या करना है आपको, ये पता करना है कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है, नंबर पता ही चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो दूसरा देख लो, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम के पास 2 क्या है, पॉजिटिव आयन्स है, और ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव आयन्स है, तो ये दूसरे को अपने आप को खींचेंगे, फार्मूला क्या बन जाएगा, CaCO2 बन जाएगा, यानी कि ये 2 इसके पास चला जाएगा और ये वाला -2 इसके पास चला जाएगा। आप इसमें दूसरे को खींच रहे हैं ना, हमेशा प्लस माइनस खींचते हैं अपने आप को, तो भाई खींच के क्या बना दिया, CaCO2 और O2 बना दिया। ऐसे ही सारा का सारा एग्जाम ऐसे ही बना देंगे आपको, ठीक है। एग्जाम में जो वैलेंसी वगैरह है उसको साइड में रखिए, और ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ उसको आराम से क्या करिए, देख लीजिए। ऐसे ही दूसरा देख ले, सोडियम नाइट्रेट का है। सोडियम के पास कितने हैं, 1 है आयन, और NO3 के पास 3 है, ठीक है। क्या करेगा, इसके पास चला जाएगा और इसके पास चला जाएगा, देखो बन गया। एक जाएगा तो एक तो लिखते नहीं है भाई, एक जो होता है हम नहीं लिखते हैं, बस वो रहता है, हमको पता होता है एक होता है, एक को लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो ये एक इसके पास जाएगा, चला गया एक Na, और ये उसके पास चला जाएगा तो NO3 हो गया, ख़त्म बवाल। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का था, कैल्शियम के पास 2 पॉजिटिव आयन है, OH के पास 1 है, दोनों को मिला दिए हो गया CaOH2। देखो ये 2 उसके पास जाएगा, 2 चला आया, ये उसके पास चला है, एक लिखते नहीं है, Ca हो गया और OH2 का होल ट्वाइस हो गया, ख़त्म बवाल, ठीक है। ऐसे ही देख लो, सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम के पास अभी हमने देखा कि सोडियम के पास क्या होता है, प्लस होता है, और CO3 के पास क्या है, 2 नेगेटिव है, तो ये वाला 2 माइनस इसके पास चला जाएगा, Na2 आ गया और इसके पास चला जाएगा, तो एक को लिखते नहीं है, मतलब 3 × 1 क्या होता है, 3 तो होता है, लिख दिए 3, ऐसे ही हो गया। ऐसे ही अमोनियम सल्फेट हो गया। एग्जाम में सब कुछ लिखा आएगा, बस आपको क्या करना है, प्लस और माइनस का देख रेख करना है, कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, ठीक है। तो प्लस साइन भी उसमें लिखा रहता है इस तरीके से, जो अभी मैंने बताया पीछे। तो देखो NH4 के पास कितना है, 1 आयन है, SO के पास 2 है, तो ये वाला 2 माइनस इसके पास चला जाएगा, कितना हो जाएगा, ऐसे 2 का ट्वाइस हो जाएगा। NH4 था, ये 2 चला गया, 2 आ गया यहाँ पर, SO4 था, 1 चला गया, तो अब 4 × 1 क्या होता है, 4 × 1 क्या होता है, 4 ही होता है ना, 4 लिख दिया हमने। इस तरीके से हमेशा क्या करेंगे, हम फार्मूला बनाते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा मॉलिक्यूलर मास और मोल कॉन्सेप्ट। देखो ये भी एक ऐसा टॉपिक है ना जिससे बच्चे थोड़ा डरते हैं। डरते क्यों हैं, क्योंकि उनको अच्छे से समझाया नहीं जाता है, उनको अच्छे से ट्रिक नहीं दिया जाता है सॉल्व करने का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बस आपको सुनिएगा, आपको ऐसे ही मैं बता कह रहा हूँ ना, ज़िंदगी भर के लिए ऐसे ही मैं याद करा दूंगा, बस आपको सुनना है ध्यान से। क्या करना है, सुनना है। हमने अभी पढ़ के आ रहे हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर का 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मास निकल जाएगा, ठीक है। और मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कैलकुलेट करिए मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास किसका, वाटर का। वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। वो भी दे दिया है क्वेश्चन में, क्या दे दिया है, एग्जाम में ऐसे ही आएगा, पूछ लेगा कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। वाटर का फार्मूला दे देगा H2O। अब हमको क्या पता रहना चाहिए, हमको ये पता रहना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। अगर एटॉमिक नंबर पता हुआ तो हम एटॉमिक मास आराम से निकाल देंगे, बस 2 से गुणा कर देंगे। तो हमको ये पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो और ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होता है। तो हमको पता है हाइड्रोजन के पहले नंबर पे आता है, इसीलिए इसका मास भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी हैं उनको हम सबसे क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, क्या निकालने के लिए, उनका मास निकालने के लिए। तो 8 दूना 16, यानी कि ऑक्सीजन का मास कितना आ गया, 16 हो गया। अब सबको गुणा कर दो, यहाँ पर दिया देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1U है, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना, 16 है। 16 क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 आता है, यानी कि जब आप पढ़ेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, नियॉन, तो 8वें नंबर पे आएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोनों का एटॉमिक मास ले लिया है और आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2 हाइड्रोजन है, यानी कि 2 × 1 क्या हो गया, उसका मास हो गया, और 2 नंबर है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 बार लिखेंगे, प्लस 1 क्या है, ऑक्सीजन है, और कितना मास है उसका, 16 है।
तो गुणा कर दिए, कितना आ गया 2 1 2 प्लस 16 16 दूनी 18 आ गया। ठीक है, हो गया। ऐसे ही करना था। कुछ है? कुछ नहीं है। देखो फिर समझा दे रहा हूँ, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। मैंने कहा बस आपको क्या जानना है, एटॉमिक नंबर जानना है। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 8 होता है। अब हमको क्या करता, मास निकालने के हमेशा 2 से क्या करना है, गुणा करना है। हाइड्रोजन को छोड़ के सब में हम 2 से गुणा करेंगे, तो हाइड्रोजन का छोड़ दिए, हम 1 ही रह दिए, लेकिन ऑक्सीजन का कितना है? 8 है। 8 में जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो 16 आ जाएगा। 16 क्या हो जाएगा? इसका एटॉमिक ऑक्सीजन का ये मास हो जाएगा। वही यहाँ पे लिखा है, ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 है। अब सबको गुणा कर दो, यानी कि 2 किसका है? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं और 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, क्या हो गया, यानी कि जो 2 है ये मॉलिक्यूल्स हो गए हैं, और जो 1 है इसका मास हो गया, प्लस 1 क्या है? ऑक्सीजन है, और 16 इसका क्या है? मास है। पूरा कर दो, 16 कम 16 प्लस 2 दूनी, यानी कि 2 एक कम 2, 16 दूनी 18 हो गया। ऐसे ही HNO3 का भी है। हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। नाइट्रोजन का 14 होता है, यानी कि 7 इसका एटॉमिक नंबर हो गया। एटॉमिक नंबर से 2 से गुणा करेंगे तो एटॉमिक मास आ जाएगा 14, 7 दूनी 14। ऐसे ही ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन है यहाँ पर 3 है, यानी कि 3 बार ऑक्सीजन है। यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। तो 8 गुणे 3 कर देंगे, यानी कि जितना एटम होगा, ठीक है, उतने से हम गुणा कर देंगे, उतना क्या आ जाएगा? 8 कितना आ जाएगा? 8 ही ना है, 16 दूर, हाँ 8 ही तो होगा। 8 गुणे 3 48। ठीक है, सबको जोड़ देंगे 63 आ जाएगा। हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ बच्चे, सोच रहे होंगे यहाँ O3 है। O3 यानी कि ऑक्सीजन 3 बार है, यानी कि 1 बार 2 बार 3 बार। भाई एटॉमिक नंबर इसका 8 है, मास कितना है? 16 अभी हमने निकाला है, यानी कि 1 ऑक्सीजन का मास कितना है? कितना है? 1 ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 है। तो 3 ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 16 गुणे 3 कर दो, 48 सही आएगा ना, तो वही लिखा है, सबको प्लस कर दो, 63 है उसका क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास हो गया। किसी भी क्वेश्चन का कोई भी आएगा तो बस आपको क्या लिखना है, फार्मूला दिया रहेगा क्वेश्चन में, फार्मूले में से हर एक एलिमेंट को अलग अलग करना है। हाइड्रोजन को अलग करना है, नाइट्रोजन को अलग करना है, ऑक्सीजन को अलग करना है, सबका एटॉमिक नंबर लिखना है, और सबके एटॉमिक नंबर में से बस 2 से गुणा कर देना है, एटॉमिक मास आएगा, सबको जोड़ के लिख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ये होता है हमारा मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका। ठीक है, बस आपको एटॉमिक नंबर याद करना है और कुछ नहीं याद करना है, 1 2 बस याद करना है, 1 2 3 4 5 6 और उसका नाम याद करना है। इसके बाद हमारा आता है आखिरी टॉपिक, क्या आता है? मोल कॉन्सेप्ट। ये भी थोड़ा टफ टॉपिक है लेकिन बहुत आसान टॉपिक है, बस आपको क्या करना, समझना है, हमेशा की तरह बस आपको सुनना है और समझना है। देखो होता क्या है, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स रहते हैं, अलग अलग 2 एलिमेंट रहते हैं। जब ये आपस में जुड़ते हैं ना, तो जुड़ने के बाद ये कुछ बनाते हैं, उसी को हमको बैलेंस करना होता है। बैलेंस यानी कि जितने एलिमेंट उधर हैं, जितने एटम उधर हैं, उतने एटम्स को इधर रखना पड़ता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया है, कह रहा है 2 मॉलिक्यूल है किसके? हाइड्रोजन एटम के, यानी लिखा है ना 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि 2 H2 है और एक क्या है? ऑक्सीजन है। यहाँ पर देखो कोई भी एलिमेंट के आगे अगर कोई भी नंबर रहेगा वो बताएगा कि ये एलिमेंट इतनी बार आ रहा है। हाइड्रोजन के सामने कितना है? 2 है, यानी कि 2 बार हाइड्रोजन आ रहा है। ऑक्सीजन के सामने क्या है? 1 है, अगर कुछ नहीं लिखा है यानी कि 1 है, यानी कि 1 बार आ रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है जो कंबाइन हो रहे हैं। कंबाइन यानी कि आपस में जुड़ रहे हैं। एक किसका साइन है? प्लस का, प्लस यानी कि जोड़ रहा है। कंबाइन हो रहे हैं एक मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल है ना, और क्या फॉर्म कर रहे हैं? वाटर, यानी कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि क्या है? 2 2 4, यहाँ पर देखा जाए तो हाइड्रोजन है, यानी कि 2 गुणे 2 कितना होगा? 4, और प्लस 2 ऑक्सीजन है। जब आपस में जुड़ेंगे तो 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे किसके? वाटर के, यानी कि जो पानी होता है ना, पानी उसके जो 2 पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके इस तरीके से 2 बना रहे हैं। तो इनको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करेंगे हम? जितना नंबर इधर है उतना नंबर इधर होना चाहिए। जैसे मान लो इधर कितना है? 2 गुणे 2, यानी कि 4 हाइड्रोजन इधर है तो 4 हाइड्रोजन इधर भी है ना। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, तब गुणा करेंगे 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑक्सीजन इधर कितना है? 2 है, और इधर कितना है? 1 है। तो ये जो 2 है ना, इस सब में मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 2 हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। देखो 2 गुणे H भी होगा और 2 गुणे O भी होगा। इसे हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, इनका ये क्या है? ये बैलेंस है। ठीक है, इसी को बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक आता है क्या? एवोगाड्रो नंबर। क्या आता है? एवोगाड्रो नंबर। देखो एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? खतरनाक नंबर होता है, लेकिन एक वैल्यू होती है। जैसे मोल मतलब होता है मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो जो भी मॉलिक्यूल होंगे उसकी कुछ वैल्यू होगी। भाई हर इंसान की वैल्यू होती है ना, हर इंसान के पास अलग अलग पैसा होता है। किसी के पास 1 करोड़ रुपया होता है, किसी के पास 1 लाख रुपया होता है, किसी के पास 1000 रुपया होते हैं, कोई गरीब होता है। तो सही जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिखा है ना
जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी आयंस होते हैं, सबके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये तो पता है ना, सबके अंदर एटम होते हैं। तो हर एटम के अंदर जो एक मोल होता है ना, उसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 × 10⁻³ और इसने वैल्यू को किसने दिया था? देखो आप सोच रहे होंगे ये वैल्यू पता कैसे चलता है? वैल्यू पता चला है एक्सपेरिमेंट के द्वारा। एक्सपेरिमेंट किया कौन है? वो एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिसका नाम था अमेडियो एवोगाड्रो, उन्हीं के नाम पे पड़ा है एवोगाड्रो नंबर। वो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपने लैब में। जब वो लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसको पता चला कि एक मोल का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 6.022 × 10⁻23 होता है। और ये वैल्यू कभी भी क्या होता है, चेंज नहीं हो सकता, हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। तो कभी आपसे कहता है कि एवोगाड्रो जो होगा उसकी जो नंबर की वैल्यू क्या है, तो आप बता सकते हैं कि 6.022 × 10⁻23। इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक क्या है? ट्रिक बस इतना है कि एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट है जो अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसको एक मोल की वैल्यू पता चल गया जो क्या है 6.022 × 10⁻23 है, ठीक है। ये कहना चाह रहा है। आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। जब क्वेश्चन हम करेंगे तो आसानी से हम समझ पाएंगे। ये सब तो बस थ्योरी ऐसे ही बताया गया दिमाग ख़राब करने के लिए, ठीक है। इसलिए बच्चों को बस समझाता हूँ ताकि पढ़ाता नहीं हूँ। जब समझ जाएंगे आप तो ज़िंदगी भर के आपको याद रहेगा, फिर आपको बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पर कुछ टर्म्स है ना, टर्म्स यानी कि कुछ सिंबल दिए गए हैं। इन सिंबल को आपको हर क्वेश्चन के लिए लागू करना पड़ेगा। सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले देखो यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा। यही क्वेश्चन उठा के एग्जाम में दे देंगे और पूछ लेंगे। तो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस क्या करेंगे, एक बार आपको समझना है बस। तो मैं समझा दे रहा हूँ, हर क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा आपकी जो भी बुक में होगा। देखो सुनिएगा बस। कह रहा है कैलकुलेट करिए मोल्स ऑफ द इन फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी जो भी क्वेश्चन दिया गया है दोनों, इनके मोल्स को हमको कैलकुलेट करना है कितने मोल्स हैं। कह रहा है 52 ग्राम क्या है, हीलियम है। हीलियम क्या है, एक एलिमेंट है जो किसके पास आता है, हाइड्रोजन के पास आता है, यानी कि हाइड्रोजन हीलियम। हाइड्रोजन पहले नंबर पे है, हीलियम 2 नंबर पे है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, यानी कि एटॉमिक नंबर इसका हो गया 2। और 2 में जब 2 से गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका मास निकल जाएगा, यानी कि 2 × 2 4 हो गया, यानी कि इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, 4 हो गया। हमने देखा कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 था, 2 में हमने 2 गुणा किया। देखो मैंने बताया हर एलिमेंट में बस 2 से आपसे गुणा करना है, इसका एटॉमिक मास निकल जाएगा। तो 4 आ गया, इसका क्या एटॉमिक मास आ गया। अब देखो देख लेते हैं पहले सिंबल। नंबर ऑफ मोल्स को n कहते हैं, स्मॉल n, ठीक है। गिवन मास, जिससे जो मास दिया है ना 52 ग्राम, इसको हम कहते हैं दिया हुआ मास। गिवन यानी कि दिया हुआ मास कितना है, 52 ग्राम है, उसको हम बोलते हैं स्मॉल m से। फिर आता है हमारा मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, कैपिटल M होता है, जो अभी हमने निकाला है 4, ठीक है, उसे बोलते हैं हम मोलर मास, यानी कि मोल्स का मास। मोल क्या है, हीलियम है, उसका हमने मास निकाला है 4, उसको बोलते हैं हम मोलर मास। अब देखो इसके बाद गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो क्वेश्चन में दिए गए पार्टिकल्स वो कितने हैं, n है, n यानी कि कैपिटल N। फिर आता है एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने, n0। तो यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर अभी नहीं है। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है 6.022 × 10⁻23, इसको याद रखिएगा, ये काम आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्या क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर हीलियम, 52 ग्राम दिया है इसका मोलर मास। अब देखो लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना होता है, 4। एटॉमिक मास हमने निकाला है, एटॉमिक नंबर से बस 2 से गुणा कर दिया है, 4 आ गया है। अब क्या है, मोलर मास कितना है, 4 ग्राम है, ठीक है। फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला ये बनेगा कि दिया हुआ मास और अपान मोलर मास। दिया हुआ मास कितना है, 52 ग्राम है, और एटॉमिक मास कितना है, 4 है। यानी कि हमको क्या करना है, मास दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन में उसका मास दिया हुआ होगा और हमको क्या निकालना रहेगा, बस एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किससे निकलेगा, बस हम 2 से गुणा कर दें, किस में, एटॉमिक नंबर में है। नंबर क्या होता है, उसका फॉर्म होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ऐसे ही हम नंबर याद कर लेंगे एक बार, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपको 2 से गुणा करना है, फार्मूला रखना है, एग्जाम्पल आ जाएगा। फार्मूला क्या बनेगा, n = m/m। स्मॉल m क्या था, हमारा गिवन मास था, यानी गिवन मास अपन मोलर मास। मोलर क्या था, m था। तो 52 हमारा गिवन मास है, ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है 4, हमने एटॉमिक मास निकाला है, गुणा कर देंगे 13, आंसर आ जाएगा। आराम से, कुछ नहीं करना, बस डिवाइड किया है और ये समझाया आपको, समझाया गया 13 लेने। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में लिखा होगा 52 ग्राम हीलियम, एग्जाम में लिखेंगे 52 ग्राम ऑफ हीलियम, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, हाइड्रोजन जो भी नंबर दिया होगा एलिमेंट, उसका हम एटॉमिक मास निकाल के लिख देंगे और फार्मूले पे करके सॉल्व करके आंसर दिखा देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है 12.044 × 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स हैं और इनका भी क्या करना है, हमको मोल्स निकालना है। तो देख लेंगे एक मोल में कितना होता है। अभी हमने ऊपर देखा कि एक मोल में
एवोगाड्रो ने एक्सपेरिमेंट में किया था कि वैल्यू कितनी थी 6.00 × 10⁻23, ये हमेशा के लिए है, यानी कि हर एक मोल में इतनी वैल्यू होगी ही होगी, ये हम जानते हैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा। फार्मूला क्या है हमारा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपन एवोगाड्रो नंबर। गिवन नंबर पार्टिकल क्या है 12.044 × 10⁻³ और एवोगाड्रो नंबर क्या है 6.0 × 10⁻23। रख दिए, आ गया आंसर 2। देखो 23 10⁻23 10⁻23 ऐसे ही कट गया और बचा ये। जब ये डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 2 आ जाएगा। कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, जो बड़ा वाला है नंबर है उसको ऊपर रखना है और छोटा वाला नंबर है उसको नीचे रखना है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है एग्जाम में, सब कुछ भूल गए हैं जो मैंने समझाया था, तो एक चीज़ याद रखिएगा, लास्ट में जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा ना, बिग नंबर, जो क्वेश्चन में बिग नंबर रहेगा उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है, और जो छोटा नंबर रहेगा उसको नीचे रखेंगे। वही तो किया है। ये देखो 52 क्या है, बड़ा है 4 से, तो 52 को ऊपर रखा है, 4 को नीचे रखा है, डिवाइड कर दिया, तेरा आंसर आ गया। ठीक है, अगर भूल गए तो, नहीं भूले तो बस क्या करना है, आपको फार्मूला लिखना है और आंसर करना है। ऐसे यहाँ भी था 12 6 से बड़ा था, 12 को ऊपर रखा, 6 को नीचे रखा, डिवाइड करिए, आंसर 2 आ गया। ऐसे ही पूरा चैप्टर में हम करेंगे। तो इस तरीके से था हमारा क्वेश्चन, मूल कॉन्सेप्ट और ये चैप्टर। बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू, टेक केयर।